हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्व गुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दें कि इसमें जो एनसीईआरटी की वीडियोस में सबसे पहले हम लोग की 9th क्लास के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग 9th क्लास का जो 3rd चैप्टर है, परमाणु एवं अणु, ठीक है, तो वो जो चैप्टर है उसे आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे परमाणु एवं अणु यानी यहाँ पे आपके एटम और मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको 9th हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर सब जगह आपको ये मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा बस लेंदी है, लेकिन आपको लगभग जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ 9th क्लास में आपको इसका बेस मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप बहुत अच्छे से समझ गए यहाँ पे तो आपको आगे की जो हाई स्कूल है, क्योंकि इन सब में इसका मैटर थोड़ा बढ़ जाएगा ना, तो इसको आसानी होगी और समझने में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे महर्षि कनाड, डेमोक्रेटस एंड एवं लियोसिपस आदि भारतीय दार्शनिकों ने कहा, द्रव्य अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है जिसे परमाणु कहते हैं। तो महर्षि कनाड हैं, डेमोक्रेटस हैं और लियोसिपस हैं, ये सब जो भारतीय दार्शनिक थे, इन सब ने अपने मतलब अपनी अपनी इन सब ने थ्योरी दी और उसमें जो इन्होंने ये स्पष्ट किया कि जो द्रव्य यानी मैटर जो होता है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है, और ये जो सूक्ष्म कण होते हैं उनको इन सभी ने जो टर्म दिया वो परमाणु टर्म दिया। ठीक है, उसी में ही एक और आते हैं एंटोनी एल लेवाइजर। इन्होंने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। तो चूंकि यहाँ पे रासायनिक संयोजन की बात हो रही है तो सिंपल ये बात है कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें जो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि रासायनिक संयोजन की जो मॉलिक्यूल्स के जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो है 2 मॉलिक्यूल मिलकर के एक नया प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं। तो वही चीज़ है कि रासायनिक संयोजन में जो रूल जो है फॉलो किया जाता है, तो उसमें एंटोनियो लेवाइजर और उनके जो है उनके साथ काम करने वाले जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, वो जोसेफ एल प्राउस्ट, इन दोनों ने मिल करके 2 जो रासायनिक संयोजन के जो नियम दिए, उनमें देखिएगा सबसे पहला जो नियम है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। जैसे कि कोई पदार्थ है, उसका जो द्रव्यमान है, ठीक है, वो ना तो किसी ने क्रिएट किया होगा ना उसे किसी ने बनाया होगा। अगर हम उसको डिस्ट्रॉय भी करना चाहें तो वो जो है नष्ट नहीं होता है, बस वो इसकी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, वो द्रव्यमान जो एक मैटर के फॉर्म में है वो कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल उसका विनाश नहीं होता है। ठीक, तो ये पहला था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान है उसका ना तो सृजन होता है ना ही उसका विनाश होता है। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। लेवाइजर एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। तो जितने भी कंपाउंड होते हैं वो 2 या 2 से अधिक जो तत्व होते हैं उनके मिलने से ही बनते हैं। दूसरी बात, इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं, इस तरह से जो प्राप्त यौगिक होते हैं उनमें जो जिन जिन तत्वों से मिलकर के बने होते हैं उनका जो अनुपात होता है वो स्थिर होता है। ठीक है, वो फिक्स होता है, चाहे उन्हें कहीं से भी प्राप्त किया गया हो या चाहे उन्हें किसी ने भी बनाया हो, किसी भी तरह से बनाया हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, यौगिक जल, यहाँ पे एक वाटर के कंपाउंड की बात की जा रही है। तो यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो सदैव 1:8 होता है। ठीक है, चाहे जल का जो स्रोत है वो कोई भी हो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात की जा रही है। तो ये यहाँ पे देखिएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो जो जल होता है उसमें सदैव 1:8 के रूप में रहता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो H2O है ये जल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें जो हाइड्रोजन है यहाँ पे परमाणु क्रमांक सीधा सा दिया गया, एटॉमिक नंबर 1:8। ठीक है, ऑक्सीजन का 8 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, इसी अनुपात में ये दोनों प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये इनकी अरेंजमेंट है। अच्छा, तो ये चीज़ हो गई कि बस यहाँ पे जो स्थिर अनुपात का नियम जो डिफाइन कर रहा था वो यहाँ पे बस इतना बताया गया है कि एक यौगिक चाहे वो जितने भी तत्वों से मिलकर के बना है उनमें जो तत्वों का अनुपात है वो स्थिर रहेगा उस यौगिक में। ठीक है, अब वो यौगिक कहीं से भी प्राप्त किया गया हो। इसके बाद आते हैं जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन जो थे इन्होंने 1808 में परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया।
और उसमें ये उन्होंने कहा कि द्रव्यों की प्रकृति, ये जो इनका परमाणु सिद्धांत था, जो कि द्रव्यों की प्रकृति के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। ठीक है, द्रव्यों की प्रकृति मेनली इनके जो परमाणु सिद्धांत था उसके आधार पर उसका अध्ययन किया गया। अब जैसे देखिए यहाँ पे डाल्टन ने भी, जैसे पहले के जितने भी दार्शनिक थे, एंटोनियल लेवाइजर जो थे, इन सब ने, उन्होंने जो है जो सूक्ष्मतम अविभाज्य कण था उसको बोला परमाणु। उसी तरीके से डाल्टन जो थे उन्होंने भी द्रव्यों के जो सूक्ष्मतम अविभाज्य कण हैं, मतलब ये सभी जो साइंटिस्ट थे इन सब का ये मानना था कि जो द्रव्य का सूक्ष्मतम कण जो है वो परमाणु है और ये अविभाज्य है, अब इसका डिवीजन नहीं हो सकता। ठीक है, तो डाल्टन ने भी यही कहा कि अविभाज्य कण जो है उसको इन्होंने परमाणु नाम दिया। डाल्टन का ये जो सिद्धांत इन्होंने दिया, परमाणु सिद्धांत, वो रासायनिक संयोजन के नियमों पर ही आधारित था। रासायनिक संयोजन के जो 2 नियम थे उसी पर ही आधारित था। तो डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत अपना दिया उसकी विवेचना यहाँ पे की गई है। सबसे पहले देखिए, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। इनका पहला ये कहना है कि जितने भी द्रव्य, जितने भी मैटर है, वो सब परमाणुओं से बने जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब ये जो परमाणु हैं, एटम्स जो होते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया जो होती है इसमें भाग लेते हैं। दूसरा यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। यहाँ पे जो रासायनिक संयोजन के नियम का जो पहला नियम है, जो कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, उसकी बात यहाँ पे की गई है कि परमाणु भी जो है वो सूक्ष्मतम कण हैं जो ना तो सृजित होते हैं ना ही उनका विनाश होता है। उसके बाद जो है फिर आगे देखिए, इसमें दिया गया है, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। ये यहाँ पे स्थिर आयतन का जो नियम है उसकी वो मतलब स्थिर आयतन के नियम में ही यही बात तो कही गई थी कि जो है जो द्रव्यमान होता है पदार्थ में, और जो तत्व सम्मिलित होते हैं किसी भी यौगिक को निर्मित करने में, वो उनका जो अनुपात होता है वो स्थिर रहेगा, चाहे वो कहीं से भी प्राप्त किए गए। तो वही यहाँ पे भी कहा गया है कि तत्व के सभी परमाणुओं का जो द्रव्यमान है और उनका जो रासायनिक गुणधर्म है वो समान होता है। फिर देखिए, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। वही यहाँ पे भी बात कही गई है कि अलग अलग जो तत्व होते हैं, ठीक है, रासायनिक संयोजन के जो नियम थे उसमें भी ये बात कही गई थी स्थिर अनुपात के नियम में, कि अलग अलग जो तत्व होते हैं उनके मतलब अलग अलग तत्व जो है वो 2 या 2 से अधिक तत्व मिल करके जो है यौगिक का निर्माण करते हैं ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी क्या कहा जा रहा है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग होकर के यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक, फिर देखिए, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है। ठीक, तो ये परमाणुओं की जो संख्या है और जो यौगिक हैं, जैसे अब यहाँ पे वाटर मान लीजिए दिया गया है, तो वाटर में H2 जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो यहाँ पे अनुपात रखा गया है वो फिक्स है। ठीक है, वो चाहे जो है वाटर का उसका जो भी कहीं से भी प्राप्त किया गया हो या जितनी भी उसकी मात्रा हो, उसका फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट में देखिए परमाणु। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एटम्स होते हैं उनके बारे में। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, ठीक है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु की त्रिज्या यहाँ पे नैनोमीटर में दी गई है, तो ये क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगा। 10⁻⁹ मीटर जो होता है वो 1 नैनोमीटर के बराबर होता है, और 1 मीटर जो होता है वो 10⁹ नैनोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं और इनकी त्रिज्या दी गई है कि यहाँ पे जो यौगिक दिए गए हैं, ठीक है, उनके जो परमाणु होंगे उनका आकार कितना बड़ा होगा। तो देखिए, सापेक्ष आकार का पूरा यहाँ पे है एग्जाम्पल दिया गया, जैसे कि हाइड्रोजन परमाणु है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होगी, 10⁻⁻10 मीटर में। ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर होती है। जल का जो अणु होता है, जल के यहाँ पे अणु की पूरी बात की जा रही है, तो उसकी जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁹ मीटर होती है। हीमोग्लोबिन के जो अणु होते हैं उनकी जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁸ होती है। रेत के कण की 10⁻⁴ होती है। चींटी जो होती है इसकी जो त्रिज्या होती है वो 10⁻³ होती है, और सेब की जो होती है 10⁻⁻1 होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है त्रिज्या दी गई थी, उनकी जो रेडियस होती है उसकी बात की गई, और वो भी मीटर में बात की गई है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे बताया गया है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसे IUPAC कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म इसका है,
एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। ठीक है, इसके अनुसार किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में और दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। देखिए, अगर देखा जाए तो पूरी जो केमिस्ट्री होती है, साइंस का जो रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान वाला जो पोर्शन है, वो पूरा का पूरा एक जो मतलब उनकी जो नाम और उनकी जो प्रतीक है, सीधी सी अगर बात कहें तो आईयूपीएसी जो पूरा सिस्टम है उस पर ही डिपेंड करता है कि हमें अगर किसी भी पदार्थ का मतलब इजीली वे में हमें उसका अगर नेम याद होगा तो ये जो आईयूपीएसी जो संस्था ये जो संस्था है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रसायन विज्ञान को समझने में, पढ़ने में बहुत हेल्प मिली। अभी आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन को एक छोटे से सिंबल एच के फॉर्म में अगर एच लिखा हुआ तो हम समझ जाएंगे कि हाइड्रोजन का परमाणु है। ठीक है, एच लिखा है तो ये किसका है, हाइड्रोजन का है। एल्यूमिनियम में एल। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि इस जो संस्था है उसमें नाम, प्रतीक और मात्रक जो है उनकी स्वीकृति प्रदान की गई है। तो उसी आधार पर इन्होंने क्या कहा है कि अगर किसी जो है कोई भी पदार्थ है उसका हमें प्रतीक लिखना है, ठीक है, उसका सिंबल बनाना है, तो उसमें पहला अक्षर जो होता है वो सदैव बड़े अक्षर में लिखा जाएगा। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का पहला अक्षर ए है, ठीक है, वो कैपिटल में रहेगा, और जो दूसरा अक्षर होता है वो हमेशा छोटे अक्षर में लिखा जाएगा, तो एल जो है वो स्मॉल रखा जाएगा एल्यूमिनियम का। ठीक है, उसी तरीके से कोबाल्ट में भी देखिए पहला जो है वो सी कैपिटल में रखा गया, उसके बाद ओ स्मॉल में रखा गया है। ठीक, तो ये जो है प्रतीक को लिखने का एक तरीका है, सिंबल को। इसके बाद देखिए फिर आता है परमाणु द्रव्यमान। अब परमाणु द्रव्यमान के बारे में डाल्टन ने क्या कहा है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। मतलब डाल्टन ने जो अपना परमाणु सिद्धांत इन्होंने जो दिया है उसमें उन्होंने ये कहा हर एक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। हर तत्व का अपना एक खुद का परमाणु द्रव्यमान होता है। 1961 में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम अगर देखें तो परमाणु द्रव्यमान इकाई जो कि जिसमें कार्बन 12 समस्थानिक को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया। इसके लिए सिंपल से एक जो है ये जो है सिस्टम किया गया। कार्बन 12 के हिसाब से आप ऐसे रख सकते हैं, जैसे कोई वाटरमेलन ले लें, जैसे क्योंकि वाटरमेलन काफ़ी वेटेज होता है, ठीक है, काफ़ी भारी होता है, तो अगर हम वाटरमेलन के 12 हिस्से करें, ठीक है, जैसे कार्बन 12 समस्थानिक को ही मेन सार्वभौमिक माना गया कि इसी के ही बेस पे आप सबके जो है द्रव्यमानों को नाप सकते हैं, ठीक है, इसी को ही एक मानक मान करके। तो जैसे कि हमने वाटरमेलन लिया, वाटरमेलन के हमने 12 हिस्से किए, ठीक है, तो हमने ये माना कि ये जो वाटरमेलन है उसका प्रत्येक एक जो हिस्सा होगा, ठीक है, उसके वेट के बराबर, मतलब हर 12 जो हिस्से किए गए वो बराबर बराबर हिस्से किए गए, ठीक है। तो एक वेट के बराबर कोई भी पदार्थ है उसको अगर हमने तौला है तो एक वेट के बराबर हमको लेना है, ठीक है, कि 12 हिस्सों का जो एक हिस्सा होगा उसके बराबर। तो हमने मान लीजिए एक तराजू लिया, इसके एक जो है पलड़े पे उसको रखा, वाटरमेलन का एक पीस रखा, उसी के ही बराबर में जिस भी पदार्थ को हमको नापना हुआ उसको हमने दूसरी तरफ रख दिया। तो इस तरीके से ही कि किसी भी पदार्थ का अगर हमें द्रव्यमान निकालना था तो हमने एक मानक इकाई मान ली, परमाणु द्रव्यमान की एक इकाई मानी, जिसका जो बेस जो बना वो कार्बन 12 समस्थानिक को संदर्भ मान करके उसी को ही सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। मतलब मोस्टली यही कहा गया कि बहुत सारे जो तत्व हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि जो अगर स्वतंत्र रूप से अगर पाए जा रहे हैं तो मॉलिक्यूल ही पाए जाते हैं, अणु ही आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन जो परमाणु होते हैं वो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में नहीं रह सकते। तो परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। अगर वो जो है मतलब कि स्वतंत्र जैसे ही हुए हैं वो फौरन से किसी न किसी से रिएक्शन करके अणु का या आयन का निर्माण करेंगे। तो मेनली जो परमाणु होते हैं वो अणु या आयन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयन अधिक संख्या में पुंजित होकर के द्रव्य का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैटर कैसे बनता है उसकी यहाँ पे बात की। अच्छा देखिए, रसायन विज्ञान को पढ़ने के लिए कुछ ये प्रतीक हैं, इनका आप यहाँ पे बस क्या है कि जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे और हम इन सिंबल्स को यूज़ करते जाएंगे तो मतलब स्पेशली हमको रटने की या याद करने की ज़रूरत नहीं है, इनको यूज़ करते जाएंगे तो ऑलरेडी हमको ये पता चल जाएगा। जैसे देखिएगा बस वही है जो उसमें आईयूपीएसी ने एक रूल रखा है कि पहला लेटर जो होगा वो जिसमें 2 लेटर की ज़रूरत है तो पहला लेटर कैपिटल रहेगा, दूसरा स्मॉल रहेगा। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम में इसमें देखिए एल है, ऑर्गन का AR है, बेरियम का BA है, बोरॉन का B है,
कुछ ऐसे हैं जिनमें सिर्फ सिंगल यूज़ हुआ है, जैसे कि ब्रोमीन है Br, कैल्शियम Ca, कार्बन का देखिए एक ही यूज़ हुआ है C, क्लोरीन का Cl है, कोबाल्ट का CO है। ये इनके जो है प्रतीक हैं, सिंबल दिए गए हैं। अगर आपको कहीं ये देखने को मिल जाए कोबाल्ट, ठीक है, तो मतलब CO देखने को मिल जाए C कैपिटल O स्मॉल, तो समझ में आ जाएगा कि ये कोबाल्ट का जो है सिंबल है। कॉपर को Cu से लिखते हैं, फ्लोरीन को F से लिखते हैं, स्वर्ण यानी गोल्ड को Au से लिखते हैं, हाइड्रोजन को H से, आयोडीन को I से, आयरन को Fe से, ठीक है। सीसा जो है वो लेड हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम, ये Pb जो होता है वो लेड होता है, ठीक है। मैग्नीशियम Mg से, नियॉन Ne से, नाइट्रोजन का प्रतीक N है, ऑक्सीजन का O है, पोटेशियम का K है, सिलिकॉन का Si है, सिल्वर का Ag है, सोडियम का Na है, सल्फर का S है, यूरेनियम का U है और जिंक का Zn है, ठीक है। तो ये कुछ प्रतीक हैं जिनको हम, इनके सिंबल को जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे ये अपने आप ही हमको लर्न हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब आते हैं अणु, एटम के बारे में हम लोग पढ़ लें। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। अच्छा, अणु के बारे में क्या बात यहाँ पे कही जा रही है? एक ही तत्व के परमाणु, जैसे कि आपने देखा होगा O2, ठीक है, तो इसमें एक ऑक्सीजन का परमाणु, एक ऑक्सीजन का परमाणु, दोनों मिल करके एक ऑक्सीजन का अणु बनाते हैं, ठीक है। तो क्या है कि एक ही तत्व के परमाणु, ठीक, और या फिर भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं, ठीक है, अणु का निर्माण करते हैं। यह स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं। जब ये अणु के फॉर्म में, मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो जाएंगे, ऑलरेडी वो कंबाइन हो ही चुके हैं, अब वो रिएक्शन मतलब कि आपस में, मतलब फ्री फॉर्म में ऑलरेडी वो रह सकते हैं, क्योंकि परमाणु जो होता है वो फ्री फॉर्म में नहीं रह सकता, वो किसी ना किसी से रिएक्शन करके अणु का निर्माण करेगा या फिर आयंस बना लेगा, ठीक है। तो ये जो अणु जो होते हैं ये स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं। तत्वों के अणु, अब यहाँ पे आते हैं कि तत्वों के कैसे कैसे क्या यहाँ पे बन रहा है। तो देखिए, किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संचरित होते हैं, ठीक है। तो जो जो तत्व जिनके अणु एक ही प्रकार के जो है परमाणु हैं उनके द्वारा संचरित हो रहे हैं, जैसे कि उनमें आर्गन, आर्गन में आपको खाली Ar देखने को मिलेगा, आर्गन का ये केवल, हीलियम में He देखने को मिलेगा, ठीक है। वही आप हाइड्रोजन में अगर आप देखोगे तो आपको H2, मतलब हाइड्रोजन आपको सिंगल H नहीं दिखने को मिलेगा, ऑक्सीजन आपको सिंगल O नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, वो अलग की बात है कि अगर सिंगल O है तो उसको नवजात ऑक्सीजन ऐसे बोल दिया जाएगा, ठीक है। ये हमेशा H2 और O2 के फॉर्म में ही देखने को मिलता है। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि अगर तत्वों के अणु की बात की जाए तो कोई भी तत्व है, उसके जो अणु हैं वो एक ही प्रकार के परमाणुओं के द्वारा ही संचरित होते हैं। तो जब एक ही प्रकार के परमाणुओं के द्वारा संचरित हो रहे हैं तो उनमें आपका आर्गन हीलियम हो जाएगा। लेकिन अधिकांश धातुओं में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अधिकांश धातुएं जो होती हैं उनमें देखिए, यहाँ पे धातुओं की जगह अधातुएं होंगे, ठीक है, अधातु, तो धातुओं की जगह अधातु हो जाएगा। तो क्या कहा गया है, लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में ऑक्सीजन दिया गया है। ऑक्सीजन ये एक अधातु है, ठीक है, तो ये नॉन मेटल है और इसमें आप देखेंगे ऑक्सीजन आपको O2 की फॉर्म में ही देखने को मिलेगा, ये सिंगल O की फॉर्म में नहीं देखने को मिलता है। इस वजह से हम इसे कहेंगे कि ऑक्सीजन जो होता है वो द्विपरमाणुक होता है। उसी तरीके से आप देखेंगे ओजोन, ओजोन जो होता है वो O3 की फॉर्म में होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, त्रिपरमाणुक होता है। तो वही है कि अधिकांश जो अधातुएं होती हैं, यहाँ पे अधातुएं रहेंगी, तो अधिकांश जो अधातुएं होती हैं उनमें ऐसा नहीं होता है, वो दो परमाणुक और त्रिपरमाणुक भी हो सकती हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ तत्व, उनके परमाणु और उनके परमाणु द्रव्यमान दिए गए, ये क्वेश्चन के बेस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ तत्व दिया गया है, ये परमाणु द्रव्यमान, जिसको U से जो है यहाँ पे डिनोट किया गया है। आगे आपको पता चलेगा कैसे यहाँ पे U का कैसे यूज़ है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है, और सोडियम, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, सल्फर का 32 होता है, और क्लोरीन का 35.5 होता है। कुछ कुछ में आपको आप देखेंगे कुछ जो तत्व हैं, ठीक है, उनमें जो उनका परमाणु क्रमांक है उसी का ही अगर डबल कर दिया जाए तो उनका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है, लेकिन सब में ऐसा नहीं होता है। तो ये बस लर्न करने के लिए एक हेल्प का एक तरीका है।
क्लोरीन का 35.5 होता है, कैल्शियम का 40 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ उनके तत्व हो गए और उनके ये परमाणु द्रव्यमान हो गए। अब आगे देखिए कुछ तत्वों की परमाणुकता, जो अभी हम लोग देख रहे थे कि एक परमाणु का, द्विपरमाणु का, त्रिपरमाणु कैसे हो रहा था। यहाँ पे तत्वों के प्रकार दिए गए हैं और ये नाम है और ये परमाणुकता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अधातुओं के बारे में बात कर लें। अधातुओं में जो यहाँ पे अधातु जो होती हैं, जैसे कि आपके पास है ऑर्गन और हीलियम, ये दोनों ही अक्रिय गैसें हैं। ये दोनों ही आपकी एक परमाणुक होती हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, द्विपरमाणुक होते हैं। आप अगर कभी भी ऑक्सीजन देखेंगे तो आपको O2 के फॉर्म में दिखेगा, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में, और जो क्लोरीन है वो Cl2 के फॉर्म में। कभी भी आपको सिंगल देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, ये है कि कंपाउंड के साथ सिंगल भले देखने को मिल जाए, अदरवाइज ये सिंगल देखने को नहीं मिलता। उसके बाद आता है अब एक और है जिसमें आपका आता है फॉस्फोरस और सल्फर। फॉस्फोरस जो होता है ये चतुर परमाणुक होता है। ठीक है, 4 इसके जो है एलिमेंट एक साथ का, मतलब P4 आपको देखने को ये मिलेगा, फॉस्फोरस का P और यहाँ पे P4 देखने को मिलेगा। सल्फर जो होता है ये बहुपरमाणुक होता है। ठीक है, तो सल्फर जो होता है ये बहुपरमाणुक में आपका आ जाएगा। इसके बाद आती हैं धातुएं। धातुओं में जैसे है सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर। तो ये सारे जितने भी आपकी धातुएं दी गई हैं वो सब आपको एक परमाणु की देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये जो परमाणुकता के आधार पर है, आप यहाँ जो परमाणुकता है, एटॉमिसिटी जिसे कहते हैं, उसे देख लें। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या के बारे में बात की जा रही है, तो इसमें 2 इसके परमाणु उपस्थित होते हैं ऑक्सीजन के। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है, द्विपरमाणुक है। ठीक, तो जो है इसी के बाद अगर आप कार्बोनेट की बात करें, या हाँ कार्बोनेट की सीधी बात करें, तो CO3 है। ठीक है, CO3 भी ये एक जो है अणु है, और ये इसको बहुपरमाणुक में ही हम रख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप देखें तो फॉस्फोरस का P4 होगा। ठीक है, तो ये भी एक जो है आपका, क्योंकि इसमें फिक्स होता है P4, इस वजह से चतुष्परमाणुक में आ जाएगा। ठीक, तो मेनली परमाणुकता क्या होती है कि कोई भी अणु, वो चाहे जिससे जिससे मिलकर के बना हो, अणु की संरचना में जो परमाणुओं की संख्या यूज होती है वही उसकी परमाणुकता कहलाती है। ये था अणुओं के बारे में पूरी डिस्कशन था। अब आता है यौगिकों की अणु। ठीक है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। अलग अलग जितने भी तत्व हैं उनके जो परमाणु हैं वो एक निश्चित अनुपात में आपस में जुड़ करके यौगिक का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से आता है आयन। आयन क्या होता है, धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को हम आयन कहते हैं। तो ये जो आवेशित कण हैं वो ऋण आवेश अथवा धन आवेश के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ऋण आवेश जिनको हम ऋणायन कहेंगे, और जो है एनायन, मतलब हाँ एनायन भी कह सकते हैं। दूसरा धन आवेश जो होता है उसको धनायन या फिर कैटायन कहेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ देखिए, धातु एवं अधातु युक्त यौगिक धातु और अधातु दोनों से मिलकर के बना है। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में सोडियम यहाँ की धातु है और जो क्लोरीन है वो अधातु है। ठीक है, तो धातु और अधातु दोनों मिल करके, आवेशित कण मिल करके आपस में आयन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सोडियम जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन जो है इस पर नेगेटिव चार्ज है। दोनों मिल करके NaCl जो है एक जो लवण है उसको बनाने का ये काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ यौगिकों के अणु दिए गए हैं। ये यौगिक दिया गया है संयुक्त किन किन तत्वों से मिलकर के बना है, और इनका द्रव्यमान में अनुपात दिया गया है कि वही जो स्थिर अनुपात का नियम है उसी बेस में आप यहाँ पे देखेंगे कि ये आपको हर जगह एक जैसा देखने को मिलेगा। चाहे ये जो जल है वो कहीं से भी प्राप्त किया गया हो, अमोनिया कहीं से भी प्राप्त किया गया हो, अमोनिया या कार्बन, ठीक है सॉरी अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी प्राप्त की गई। तो देखिए जल जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इनका जो अनुपात होता है हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, यानी 1:8 के फॉर्म में ये प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद आती है अमोनिया। अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनी होती है। इसमें अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से जो मिलकर के बनी हुई है उसमें
इसका जो फॉर्मूला होता है ना अमोनिया का NH3, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन 3 रहता है और नाइट्रोजन जो होता है वो इसका परमाणु क्रमांक यहाँ पे दिया गया, तो 14:3 के फॉर्म में ही ये प्रेजेंट रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन रहती है और यहाँ पे 3:8 के फॉर्म में ये भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद अब आता है कुछ आयनिक यौगिक। कुछ यहाँ पे आयनिक यौगिक हैं जो आयंस के मिलने से बने होंगे यौगिक, उनका यहाँ पे संगठक तत्व और उनका द्रव्यमान अनुपात में भी दिया गया। ये द्रव्यमान अनुपात में जो चीज़ें हैं ये फिक्स होती हैं। ठीक है, अगर जैसे आपको कोई न्यूमेरिकल करना हो और आपको ये अनुपात पता है तो वो ईजिली आपका चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि जो वाटर है उसमें अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे तो 1:8 के फॉर्म में ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड की बात की जा रही है। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन ये दोनों ही जो है प्रेजेंट है उसमें। ठीक है, अब जो कैल्शियम और ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, उनका जो अनुपात है वो 5:2 के फॉर्म में प्रेजेंट है। इसी के साथ ही मैग्नीशियम सल्फाइड आता है। मैग्नीशियम सल्फाइड में जो मैग्नीशियम और सल्फर, मैग्नीशियम सल्फाइड आपको MgS के फॉर्म में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें मैग्नीशियम और सल्फर जो होते हैं वो 3:4 के अनुपात में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन प्रेजेंट होता है। इनका जो अनुपात होता है वो 23:35.5 होता है। ठीक, तो ये चीज़ हो गया कुछ आयनिक यौगिकों के बारे में चीज़ें हो गई। अब है परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि परमाणुओं का समूह है। ठीक, वहाँ उस पर कहा जा रहा है कि जो आवेश है, नेट आवेश जो है वो क्या है, मतलब नेट आवेश विद्यमान है कि वो उसमें जो चार्ज होगा पॉजिटिव नेगेटिव वो जो है उदासीन होगा। ठीक है, तो ऐसे परमाणु को हम बहुपरमाणुक आयन भी कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो आपको ये Na2CO3 के फॉर्म में आपको ये देखने को मिलेगा। हालांकि जो CO3 है, ये इस CO3 का जो अपना खुद का जो चार्ज, क्योंकि यहाँ पे बहुपरमाणुक आयन की बात की जा रही है, तो CO3 जो कार्बोनेट होता है वो -2 चार्ज के साथ प्रेजेंट रहता है। और वही जो Na होता है, सोडियम जो होता है, उसके ऊपर +1 चार्ज रहता है। तो इसी वजह से Na2CO3 यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि इसका दो माइनस जो है वो सोडियम के भी 2 यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, यानी कि प्लस प्लस 2 प्लस के यहाँ पे प्रेजेंट होने की वजह से सोडियम के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे लिए गए हैं। ठीक है, 2 यहाँ पे मतलब सोडियम के परमाणु यहाँ पे लिए गए हैं, तो ये पूरा सोडियम कार्बोनेट बन करके तैयार हुआ है। वही यहाँ पे बहुपरमाणुक आयन का एक एग्जाम्पल यहाँ पे बनेगा। भी हम कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल भी इसके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए रासायनिक सूत्र का लिखना, नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया गया है वो है रासायनिक सूत्र का लिखना। इसमें सबसे पहले देखिए किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। अभी जो हम लोग ने देखा IUPAC, जिसको जो है IUPAC जो संस्थान है, ठीक है, ये जो संस्था जो जितने भी जो है पदार्थ हैं उनको एक नाम और उनको जो प्रतीक देती है ताकि उनको पढ़ने में और जो है मतलब समझने में पढ़ने में आसानी हो सके, तो उसके लिए तो मेनली यहाँ पे जो यौगिक हैं, ठीक है, उनका रासायनिक सूत्र अगर हमें लिखना है, ठीक है, तो उनका जो प्रतीकात्मक निरूपण किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, उसमें देखिए सबसे पहले वही चीज़ है कि यौगिक का रासायनिक सूत्र अगर हमें लिखना है तो उसका वही रासायनिक सूत्र जो होता है उसका प्रतीकात्मक निरूपण होता है, और ये चीज़ IUPAC भी डिफाइन करता है। ठीक है, यहाँ पे इसका जो नेमिंग है किसी भी पदार्थ का, किसी भी यौगिक का अगर हम रासायनिक सूत्र लिखेंगे तो उससे पहले हमें इसके बारे में उसका जो नेम रखा जाएगा, जो प्रतीक रखा जाएगा उसका, उससे पहले हमें इसकी संयोजकता के बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो पहले हम देख लें कि संयोजकता है क्या। किसी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। कोई अगर तत्व है, ठीक है, वो अगर किसी दूसरे तत्व के साथ जुड़ करके एक यौगिक बनाएगा तो वो उसके जो जुड़ने की जो क्षमता है, उसके पास जो शक्ति है, वही क्या कहलाती है, संयोजकता, या फिर वो वैलेंसी कहलाती है। कि यानी कि अगर कोई ऐसा, जैसे कि यहाँ पे आपके एग्जाम्पल के फॉर्म में आप देखिए जैसे मैग्नीशियम दिया गया है, ठीक है, तो जो मैग्नीशियम होता है उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करें यानी कि इसके परमाणु क्रमांक को जो हिस्सों में
जो है डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे परमाणु क्रमांक यहाँ पे दिया गया है। इसका जब कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा, अभी जब हम लोग एटम का नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो हम लोग का एटम के बारे में ही पूरा होगा। ठीक है, तो उसमें पूरा एक एक चीज़ें बताई जाएंगी अच्छे से कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। जैसे परमाणु का में जो इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कक्षाओं में किस तरीके से होता है। ठीक है, मतलब सेल्स बनी रहती हैं, उनका एक कोई भी जो परमाणु है उसका बीच में एक न्यूक्लियस रहता है, उसके साइड साइड में जो है कई सारी KLMN करके ऐसे कक्षाएं बनी रहती हैं, तो उनमें जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पे हमें मेनली ये देखना है कि एक एग्जाम्पल दिया गया है संयोजकता के बेस पर। तो Mg+2 जो है, तो Mg का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 12 होता है। ठीक है, उसकी प्रत्येक कक्षा, पहली जो कक्षा होती है उसमें 2 परमाणु खाली 2 इलेक्ट्रॉन जो है रहते हैं। ठीक है, उसके बाद K वाली में 2 रहते हैं, फिर उसके बाद L वाली जो होती है उसमें 8 रहते हैं, फिर उसके बाद M जो होती है उसमें भी 8 रहते हैं। तो इस तरीके से इन सबका जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अभी मेनली हमें ये देखना है कि 12 को कंप्लीट करना है। तो पहले की जो 2 है, पहली वाली में जो 2 और दूसरी वाली में जो 8 है, ऐसे तो 10 कंप्लीट हो गए। तीसरी वाली जो यहाँ पे है उसमें कैसे होता है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस तरीके से होता है 3s 3p। ठीक है, 3s 3p करके होता है। तो यहाँ पे जो S वाला जो ब्लॉक है इसमें सिर्फ 2 ही परमाणु जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो तीसरी जो कक्षा थी उसमें 12 जब इसके इलेक्ट्रॉन थे, तो तीसरी कक्षा में कितने 8 होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे अभी कितने हैं, जो मैग्नीशियम है उसमें सिर्फ 2 ही हैं। तो क्या है कि 8 इसके पूरे हो नहीं रहे, मतलब इसके पूरा जो बैलेंस करने के लिए इसके पास 8 पूरे होने चाहिए। और जब इसके पास 8 नहीं है तो 2 ही तो एक्स्ट्रा है, तो ये क्या करेगा, तभी भी ये अपनी जो मतलब कि पूरे एटम है उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, 2 को देना ज़्यादा बेटर समझेगा। ठीक है, तो अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, वैलेंसी नहीं अपने आप को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो इसके पास है ये दे देगा। तो जब ये दे देगा तो इसके पास क्या होगा, जब दे दिया जाता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जब लिया एक्सेप्ट किया जाता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये मैग्नीशियम जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने दे देता है, तो इस पे इसलिए +2 चार्ज आ जाता है, तभी Mg+2 चार्ज है। उसी तरीके से यहाँ पे आयरन का भी +2 यहाँ पे है, आयरन का 26 होता है एटॉमिक नंबर। जब इसी तरीके से इनका जो कक्षाओं में डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो लास्ट में जो आएगा तो उसी में ही आखिरी की जो कक्षा होगी उसमें भी +2 जो S वाले ही जो है, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन खाली जाएंगे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा रहेंगे तो उन्हीं को ही बैलेंस पूरी जो है परमाणु को बैलेंस करने के लिए वो अपना दे देगा, त्याग देगा। ठीक है, तो तभी इसका जो है +2 चार्ज आ जाएगा। इसके बाद लेकिन यहाँ पे देखिए सल्फर जो होता है ये क्या करता है, अपनी जो है वैलेंसी है, ठीक है, और मतलब अपने आप को बैलेंस करने के लिए ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को ये एक्सेप्ट करता है। सल्फर जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करता है, तभी इसके ऊपर क्या आता है, -2 चार्ज आ जाता है। ठीक है, अच्छा एक बार बस यहाँ पे ये जो सल्फाइड है इसका भी एक बार समझ लेते हैं, तो ईजिली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे देखिएगा S-2 दिया गया है। जो यहाँ पे सल्फर जो होता है इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 16। ठीक है, हमें पता है पहली कक्षा जो होती है इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दूसरी में 8 रहते हैं, तीसरी में भी 8 रहते हैं। ठीक है, तो जो पहली कक्षा है आप देखेंगे कि इसका 16 है, तो 16 करने के लिए 2 8 10 यहाँ पे हो गया, और जो तीसरी वाली है उसमें कितने हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, सिर्फ यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ठीक है, सल्फर -2 में 16 है, तो इसमें जो है सिर्फ कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं और 6 हो रहे हैं। तो इसमें अभी इसको कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी इससे बैलेंस, अपने आप को बैलेंस करने के लिए अगर ये 2 एक्सेप्ट कर लेगा तो ये ईजिली अपने आप को बैलेंस कर सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये जब 2 किसी से भी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेगा, तभी इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब आगे देखिए, यहाँ पे कुछ देखिए कुछ सामान्य सरल बहुपरमाणुक आयन दिए गए हैं, इनकी ये संयोजकता दी गई है। यहाँ पे आयंस के जो नाम है वो यहाँ पे दिए गए हैं, संकेत उनके दिए गए हैं। आधात्विक जो तत्व हैं यहाँ पे आयंस के नाम दिए गए, यहाँ पे आधात्विक तत्व के नाम दिए गए, और यहाँ पे बहुपरमाणुक आयन के नाम दिए गए। और सिंपल हमें किस बेस पे रखना है, संयोजकता 1 होनी चाहिए। ठीक है, संयोजकता 1 का मतलब चार्ज या तो प्लस हो, चार्ज मतलब कि कोई एक होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव में से कोई एक चार्ज होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जब संयोजकता 1 है तो सोडियम जो कि आयंस यहाँ पे सब दिए गए हैं, सोडियम के ऊपर
+1 चार्ज है, पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज है, सिल्वर के ऊपर +1 है, कॉपर के ऊपर +1 है। वही अब हाइड्रोजन में देखिए, हाइड्रोजन में ये अधात्विक तत्व है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्राइड में H- चार्ज है, क्लोराइड में Cl- है, ठीक है। ब्रोमाइड में जब ये माइनस चार्ज रहता है तो ये क्लोराइड ब्रोमाइड इस तरीके से रहेगा, ठीक है। ब्रोमाइड जो है इसमें -1 चार्ज है, वैलेंसी 1 दी गई है, इस वजह से एक चार्ज। आयोडाइड में भी 1 चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ बहुपरमाणुक आयन की बात की गई। बहुपरमाणुक आयन क्योंकि यहाँ पे जो अमोनियम जो आयन है यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें NH 2 परमाणु मिल करके ये अमोनियम आयन पूरा बना रहा है। तो अब इनकी जो संयोजकता है वो भी एक ही है, ठीक है। तो इन पर भी वैलेंसी एक ही है। तो NH4+ है, हाइड्रोक्साइड की भी ये याद हो जाए तो ये बहुत अच्छा मतलब रिएक्शन में बहुत हेल्प करेगी। हाइड्रोक्साइड जो होती है इसमें OH-1 होती है, नाइट्रेट में NO3-1 होती है, हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है HCO3 इसमें भी -1 होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गई संयोजकता जब एक थी। अब क्या है संयोजकता 2, यानी कि अब जो चार्जेस हैं चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो वो +2 या -2 रहेगा, ठीक। मैग्नीशियम जो होता है इसमें +2 रहती है। अभी हम लोगों ने देखा था किस तरीके से आउटर मोस्ट जो सेल होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों की जो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उन्हीं की बेस पे वैलेंसी डिसाइड की जाती है। मैग्नीशियम की +2 है, कैल्शियम की भी +2 है, जिंक की भी +2 है, आयरन की भी +2 है और कॉपर की भी +2 है। उसी तरीके से आधात्विक तत्व में ऑक्साइड की -2 है, सल्फाइड की -2 है, ठीक है। और बहुपरमाणुक जो आयन होते हैं इनमें कार्बोनेट जो है इनकी CO3-2 है, सल्फाइड की SO3-2 है, सल्फेट की SO4-2 है। बस हमें ये ध्यान देना है सल्फेट जो होता है वो माइनस फॉर्म में रहेगा, ठीक है, मतलब इसमें -2 यहाँ पे चार्ज रहता है, वैलेंसी इसकी -2 रहती है। इसके बाद आती है संयोजकता 3, 3 संयोजकता वाले जो जो है तत्व हैं उनकी बात की जाएगी। आयन जो होंगे उनमें एल्यूमिनियम Al+3 वाला होता है, आउटरमोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। उसके बाद है बस 3 ही तक ही होने चाहिए। इसके बाद जो मतलब कि इसके बाद शेयरिंग की प्रोसेस आ जाएगी, यहाँ पे पूरा जो लेन देन होता है वो वाला नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। एल्यूमिनियम +3, आयरन का हाँ यहाँ पे आयरन जो है वो भी जो है Fe का +3 है। अधात्विक तत्व में नाइट्राइड है N3-, और जो बहुपरमाणुक आयन है उनमें फॉस्फेट है PO4-3, ठीक। तो ये कुछ जो है सामान्य और सरल बहुपरमाणुक आयन के बारे में बात की गई थी। अब आगे देखिए, जब एक यौगिक किसी धातु अधातु के सहयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक रासायनिक सूत्र में पहले लिखे जाते हैं। मतलब एक यौगिक आपका बन रहा है और वो किससे मिल करके बन रहा है, धातु और अधातु दोनों के मिलने से वो यौगिक बना है। तो यहाँ पे जब उसका नेम उसका जो प्रतीक लिखा जाएगा उसका सिम्बलाइज उसको जब किया जाएगा तो प्रेफरेंस धातु को पहले दी जाएगी, यानी पहले आपका धातु मेटल के में जो है सिंबल लिखा जाएगा, उसके बाद जो अधातु है उसका लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए CaO यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, जिनमें कैल्शियम जो है ये आपकी धातु है और जो यहाँ पे ऑक्साइड है वो क्या है, अधातु है, ठीक। उसी तरीके से NaCl में Na जो है सोडियम है वो धातु है, क्लोरीन अधातु है। FeS में यहाँ पे FeS जो दिया गया है Fe आयरन जो है वो धातु है और सल्फर जो है यहाँ पे अधातु है। CuO दिया गया है, ठीक है, Cu कॉपर हो जाएगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड की बात की जा रही है तो कॉपर हो जाएगा, कॉपर धातु है और जो यहाँ पे ऑक्साइड है वो अधातु है। अच्छा यहाँ पे एक और एग्जाम्पल रखा गया MgOH का होल ट्वाइस रखा गया है, ठीक है। MgOH का होल ट्वाइस इस वजह से भी यहाँ पे रखा गया है कि यहाँ पे देखिएगा कि जो ये जो चार्ज है, ठीक है, चार्ज के बेस पर, अच्छा यहाँ पे देखिए OH के बाहर 2 लिखा गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे OH के बाहर 2 इस वजह से रखा गया है, ये आयन की वजह से रखा गया है। हम जानते हैं कि जो मैग्नीशियम है इस पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव +2 रहता है, और जबकि जो हाइड्रोक्साइड है इसके ऊपर -1 होता है, ठीक है। तो +2 के बराबर -1 को हमें रखना पड़ेगा ना, तो उसको रखने के लिए इसी वजह से जो हमें हाइड्रोक्साइड के जो मॉलिक्यूल हैं वो यहाँ पे हमें 2 लेने पड़ेंगे, 2 अणु हमको लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो 2 लेने पड़ेंगे तभी हम इनके जो चार्जेस हैं उनको इक्वल कर सकेंगे। तो इसी वजह से चार्ज की वजह से यहाँ पे होल यहाँ पे करके 2 को रखा गया है, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में यहाँ पे बताया गया। इसके बाद है सरल यौगिकों के सूत्र।
सरल यौगिकों के सूत्र में देखिए दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित, दो अलग अलग जो तत्व हैं उनसे निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। अलग अलग तत्वों से मिलकर के जो यौगिक बनते हैं। संयोजक परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस करके अणुसूत्र लिखते हैं। संयोजकताएं अभी कैसे क्रॉस करके लिखी गई हैं उन्हें देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखने से पहले एक चीज़ आपको जो है यहाँ पे क्लियर करते हैं। जैसे दिया गया है HCl, ठीक है, क्या दिया गया है HCl, तो ये दो चीज़ दी गई है। अब हमें पता है कि जो HCl में जो H है, एक तरफ हम लिख लें H, एक तरफ हम लिख लें Cl, ठीक है, तो ये तो तत्व के प्रतीक हो गए H और Cl। ये एक हाइड्रोजन का हो गया, दूसरा क्या हो गया, क्लोरीन का हो गया। संयोजकता की अगर बात की जाए तो H जो होता है, ठीक है, इस पर +1 होता है, तो यहाँ पे हम कहेंगे इनकी भी वैलेंसी 1 है। क्लोरीन जो होता है इस पर भी -1 होता है, इनकी भी वैलेंसी 1 है। तो हम क्रॉस करके जो है त्रिया गुणा करके या क्रॉस करके हम इनकी वैलेंसीज को रखते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है इस तरीके से क्रॉस करके कि यहाँ पे H की जो है वो इनके साथ हो जाएगी और Cl के साथ हो जाएगी, Cl की हाइड्रोजन के साथ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु से के सहयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक रासायनिक सूत्र में, अरे सॉरी ये तो रिपीट हो गया, हाँ यहाँ पे देखिए, इस प्रकार के आयनिक यौगिकों में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों का संतुलन होना चाहिए तथा संपूर्ण संरचना उदासीन होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग ने HCl लिया था, H पे +1 चार्ज था, Cl पे -1 चार्ज था। दोनों को जब रखा गया, मतलब दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया, तो हमने देखा कि दोनों में एक एक ही चार्ज है। जब इनका जो यौगिक बना, HCl बन करके तैयार हुआ, तो चार्जेस ने अपनी अपनी जगह ले ली, ठीक है। इससे क्या हुआ, पूरा जो कंपाउंड था वो कैसा हो गया, उदासीन प्रकृति का हो गया, तो हमें वो चार्ज के फॉर्म में नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आयनिक यौगिक बन करके तैयार होते हैं। इसके बाद है बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक, ठीक है, बहुपरमाणु। जैसे अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला है सोडियम नाइट्रेट का सूत्र। सोडियम नाइट्रेट के सूत्र में देखिए, सबसे पहले सोडियम नाइट्रेट का सूत्र ये NaNO3 है। तो यहाँ पे देखिए Na जो होता है इस पर कौन सा चार्ज होता है, +1 होता है। NO3 जो कंपाउंड अभी हम लोग ने पीछे चार्ट में देखा, NO3 पर कितना था, -1 चार्ज था, ठीक है। इनका इस पर रखा गया, इनका इस पर रखा गया, इसलिए क्रॉस करके जब इनके ऊपर जो संयोजकता रखी जाएगी तो इनका अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 होता तो ये Na के साथ लिखा जाता। फिलहाल के लिए दोनों एक एक हैं, इसलिए इक्वल जैसा है वैसे उठा के रख दिया जाएगा, NaNO3 सिंपल, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। कैल्शियम, ये तत्व और प्रतीक दिए गए हैं इनके, ठीक है, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड। देखिए यहाँ पे कैल्शियम में जो चार्ज है वो +2 है, हाइड्रोक्साइड में कितना है, -1 है। तो हम ये देखेंगे कि ये जो -1 है वो किसके ऊपर लिखा जाएगा, कैल्शियम के ऊपर लिखा जाएगा, और जो +2 है वो हाइड्रोक्साइड के ऊपर जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो होल करके इसके 2 मीनिंग निकल रहे हैं, होल 2 लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से नहीं लिखा गया, OH2 नहीं लिखा गया है, तो इससे क्या होगा, O1 है, H2 हो जाएगा, तो इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा। जबकि ये जो कोष्ठक बनाया गया है उसका मतलब ये है कि चार्ज कैल्शियम का जो 2 था उसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल के यहाँ पे रखा गया है, ठीक है, 2 अणुओं के यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद ये पूरा बैलेंस हो गया, इनकी जो वैलेंसी है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तभी ये कोष्ठक को बना करके इसको पूरा रखा गया उनकी आयनों के बेस पर। फिर यहाँ पे दिया गया है, जब सूत्र में एक ही आयन के 2 या 2 से अधिक आयन होते हैं तो उनके लिए कोष्ठक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोग ने देखा, जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला जो था, तो इसमें क्या बोला गया कि एक ही आयन के 2 या 2 से अधिक आयन। अब हाइड्रोक्साइड आयन था, उसके 2 आयनों की ज़रूरत पड़ रही थी, इस वजह से कोष्ठक बना करके उनको 2 लिख दिया गया ताकि 2 आयन जो है उनके कंप्लीट हो सकें। तीसरा यहाँ पे है अमोनियम सल्फेट का सूत्र। अमोनियम सल्फेट का हम लोग ने देखा था चार्ट में कि अमोनियम जो मतलब अमोनिया है, यहाँ पे अमोनिया का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, +1, ठीक। सल्फेट जो होता है उस पर -2 रहता है। तो जब इनका कंपाउंड बनेगा, अब यहाँ पे देखिएगा, अमोनिया का कितना दिया जा रहा है, +1 है, सल्फेट का 2 है, तो बैलेंस करने के लिए हमें किसको 2 लेना पड़ेगा, तो अमोनिया जो है इसी को ही तो 2 लेना पड़ेगा, अमोनियम को,
ठीक है। तो इस वजह से अब यहाँ पे दो चार्ज की ज़रूरत है, इस वजह से कोष्ठक बना करके बाहर 2 लिख दिया जाएगा। तो NH4 2 हो जाएगा और SO4 एक ही रखा जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इस पर चार्ज कितना है, -2 है। ठीक, बैलेंस करने के लिए ये चीज़ हो गया। दूसरा दिया गया है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र। सोडियम कार्बोनेट में वही सोडियम पर +1 चार्ज है, कार्बोनेट में -2 चार्ज है। जब दोनों का बैलेंस होगा तो आप यहाँ पे देखिए सोडियम का +1 है, तो इसी वजह से इसको हमें 2 रखना होगा, क्योंकि हमें इसकी जो चार्जेस है, जो वैलेंसीज हैं, वो कार्बोनेट के बराबर करनी है। तो हमें Na कितना लेना होगा, 2 लेना होगा। तो Na2 हो जाएगा और CO3 जो है, मतलब CO3 जैसा है वैसे ही रहेगा, सिंपल। ठीक है। एक चीज़ और है, अगर मान लीजिए CO3 पर अगर चार्ज हम रखते हैं, ठीक है, जैसे CO3 के हमें 2 मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, तब हम इसको कोष्ठक लगा करके हम 2 लिखते हैं। सोडियम पे कोई ऐसा तो है नहीं कि Na2 लिखा हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि हम कोष्ठक बना करके इसको फिर से 2 लिखें। तो सिंपल यहाँ पे Na सिंगल लिखा हुआ था ना, इस वजह से यहाँ पे सिंपल से Na को 2 कर दिया गया, Na2 हो गया और CO3 हो गया, क्योंकि CO3 का जो है एक ही चार्ज यहाँ पे ऑलरेडी -2 रहता है। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद देखिए फिर यहाँ पे है, उपरोक्त उदाहरण में कोष्ठक के उपयोग की आवश्यकता नहीं है, ये सोडियम कार्बोनेट वाले में, क्योंकि बहुपरमाणु कार्बोनेट आयन का एक ही आयन विद्यमान है। इसी वजह से यहाँ पे इनके कोष्ठक की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना। ठीक है। आणविक द्रव्यमान, सूत्र इकाई द्रव्यमान में आपको लगभग चीज़ें सिमिलर मिलेंगी। आणविक द्रव्यमान क्या होता है, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। कोई पदार्थ है, अगर हम उस पूरे पदार्थ का आणविक द्रव्यमान निकालें तो उसमें उपस्थित जितने भी परमाणु हैं, इसके जो संगठक पूरा जो बनाए होंगे, ठीक है, उन पे जितने भी परमाणु होंगे उन सब की द्रव्यमानों का जो योग होता है वही क्या कहलाता है, आणविक द्रव्यमान कहलाता है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई U द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है। तो ये जो है सापेक्ष द्रव्यमान एक तरीके से कह दिया गया है। और इसको कैसे परमाणु, इसीलिए आणविक द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं, U से डिनोट करते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिएगा सूत्र इकाई द्रव्यमान। सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है, इसमें कहा गया है किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। जैसे कि आपके पास है NaCl, तो ये किसका सूत्र है, सोडियम क्लोराइड का सूत्र है। अगर हम ये जो सूत्र है, ठीक है, इनका हम अगर इकाई द्रव्यमान निकालें, यानी कि NaCl जो सोडियम क्लोराइड है, इसका हमें द्रव्यमान निकालना है पूरा। ठीक है। तो इनके संगठक का द्रव्यमान निकालना है, तो हमें क्या पता, हमें पता होना चाहिए कि सोडियम का द्रव्यमान कितना है, क्लोरीन का द्रव्यमान कितना है। इन दोनों का द्रव्यमान अगर हमें पता होगा तभी हम कंबाइन करके NaCl का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो वही यहाँ पे सूत्र इकाई द्रव्यमान यही है कि किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संगठक जितने भी परमाणु हैं, इनके परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। अब एग्जाम्पल में NaCl का इकाई सूत्र द्रव्यमान देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, NaCl है, Na के मॉलिक्यूल 1 है, इसलिए 1 इंटू इनका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 23 होता है। तो इसी वजह से 23U रखा गया है। ठीक है। प्लस एक ही मॉलिक्यूल इसका Cl का भी है। ठीक है। तो एक ही यहाँ पे मतलब एक ही परमाणु जो है वो Cl भी है, तो Cl का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 35.5U होता है। ठीक। तो अब दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो टोटल जो NaCl का इकाई सूत्र द्रव्यमान आएगा वो 58.5U आ जाएगा। ठीक है। U यहाँ पे क्या है, परमाणु द्रव्यमान इकाई है। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हेडिंग मोल संकल्पना। मोल संकल्पना क्या होती है, एक यहाँ पे रिएक्शन देखिए दिखाई गई है वाटर की, वाटर बनने की। तो वाटर जो रिएक्शन है इसमें दिखाया गया है कि हाइड्रोजन के आपके 2 मॉलिक्यूल लिए गए हैं। ठीक है। मतलब हाइड्रोजन जो अणु है इसके भी 2 अणु लिए गए हैं और ऑक्सीजन का एक ही अणु लिया गया है। ठीक है। दोनों मिल करके वाटर के 2 अणु का निर्माण कर रहे हैं। तो उपरोक्त अभिक्रिया यह निर्दिष्ट करती है कि हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ अभिक्रिया करके जल के 2 अणु निर्मित करते हैं। उपरोक्त समीकरण से यह निष्कर्ष निकल सकता है, मतलब निकाल सकते हैं कि हम किसी पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान से अथवा उसके परमाणुओं की संख्या से अभिलक्षित कर सकते हैं। ठीक है। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो ऊपर रिएक्शन दी गई है उसके आधार पर अगर हम निष्कर्ष निकालें तो हम ये कहेंगे कि पदार्थ की अगर हमें मात्रा की, कोई पदार्थ जो है किसी में कितना मौजूद है, कितना जो है उपस्थित है, तो वो जो है वो अगर हमें ये बताना है तो द्रव्यमान से, चाहे तो उस पदार्थ के द्रव्यमान से या परमाणुओं की जो संख्या है उससे हम इसको बता सकते हैं।
इसीलिए पदार्थों की मात्राओं का ज्ञान उनके द्रव्यमानों के आधार पर, मतलब उनके द्रव्यमानों की अपेक्षा उनके अणुओं अथवा परमाणुओं की जो संख्या है उसके आधार पर करना अधिक सुविधाजनक होता है। देखिए, अगर देखा जाए तो जो पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी, ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल पूरी बनाई गई है, एक मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी, ठीक है, और एक आधुनिक आवर्त सारणी। मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसमें जो परमाणु थे उन सबको उनके द्रव्यमानों के आधार पर रखा गया था, ठीक है, द्रव्यमानों के बढ़ते हुए क्रम में। तो क्या हुआ, कुछ जगह तो सीक्वेंस सही पड़ा, उसके बाद फिर जो गड़बड़ मतलब कि इधर उधर जिनको मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर उनका रखा गया, तो ओवरऑल काफ़ी सारी चीज़ें डिस्टर्बेंस हुई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो मतलब पूरी जो आवर्त सारणी थी वो इधर उधर हो गई, सारे परमाणु जो है जो अणु वगैरह थे वो सब जो है परमाणु इधर उधर हो गए, ठीक। लेकिन जब आधुनिक आवर्त सारणी है तो उसके बेस पे क्या रखा गया, उसमें उनके परमाणु क्रमांकों के आधार पर सीधे से रखा गया, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा सुविधाजनक देखा गया कि हमें ये देखना है कि कोई भी अणु अगर है, अणु या फिर परमाणु, उनकी किसी भी पदार्थ में उनकी कितनी संख्या मौजूद है, ठीक है। तो इसी के ही आधार पर मतलब हम पूरे पदार्थ का द्रव्यमान या जो भी पदार्थ है उसके बारे में हम उसका पूरा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कितने उसमें परमाणु या अणु जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो ओवरऑल जो यही निकाला गया कि किसी भी जो समीकरण है उसमें जो अणु या मॉलिक्यूल या जो परमाणु है वो अगर प्रेजेंट है तो हम उनकी संख्या के आधार पर उनको पढ़ें, ठीक है, उन्हें समझना ज़्यादा आसान होगा। इसके बाद आता है मोल। मोल में क्या है, मोल जिसका प्रतीक मोल है, यहाँ पे देखिएगा मोल, यहाँ पे एक यूनिट है जिसका जो प्रतीक है उसको MOL मोल रखा गया है, ठीक है। यानी कि जब अगर किसी भी पदार्थ को मोल में अगर हम नापेंगे तो हम उसके सामने, जैसे कोई भी जैसे मान लीजिए कपड़ा है, उसको हमें नापना है तो हम मीटर में नापेंगे, ठीक है। तो हम उसको मीटर में जब नापेंगे तो हम ये मान लीजिए कोई कपड़ा है वो 2 मीटर है, तो हमने 2 के आगे M, मीटर की यूनिट क्या रखी है, M रखी है, सिंपल, ठीक। उसी तरीके से अगर कोई पदार्थ है उसको अगर हम मोल में नाप रहे हैं तो उसका प्रतीक हम उसके पदार्थ के आगे क्या लिखेंगे, MOL मोल लिखेंगे, ठीक है। तो मोल जिसका प्रतीक मोल MOL है, ठीक है, पदार्थ की मात्रा की SI इकाई है। SI पद्धति में जो यूनिट रखी जाती हैं तो ये SI इकाई है मोल। एक मोल में 6.0221407 इंटू 10⁻23 तात्विक कण होते हैं। इतने जो है तत्व के कण मौजूद होते हैं। यह संख्या अवोगाद्रो स्थिरांक, जिसे Na कहते हैं, का नियत संख्यात्मक मान होता है, ठीक है। ये जो मतलब वैल्यू दी गई है ये किसकी है, अवोगाद्रो जो स्थिरांक है उसकी वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है। इसका संख्यात्मक ये मान होता है और जब उसे मोल -1 इस तरीके से इकाई में व्यक्त किया जाता है तब ये कहा जाता है ये अवोगाद्रो संख्या है, ठीक है। मतलब कि ओवरऑल जो मोल है उसको जब मोल -1 यानी 1/मोल कह दो या फिर मोल -1 कह दो, तो उसमें जब हम इसको जो है रिप्रेजेंट करेंगे तब हम उसको अवोगाद्रो संख्या कहेंगे, ठीक है। और इसका जो संख्यात्मक मान होता है वो कितना होता है, 6.022 10⁻23, यही रखा जाता है मेनली। तो मोल एक निकाय की पदार्थ की मात्रा है जिसमें 6.0221407 इंटू 10⁻23 विनिर्दिष्ट तात्विक कण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक नोट में देख लीजिए, उसके बाद अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो एक मोल है वो उसमें कितनी संख्या होती है, 6.022 इंटू 10⁻23, यहाँ पे इसमें नंबर्स होंगे, ठीक है। इतनी संख्या होती है, मतलब परमाणुओं की जो संख्या होती है एक मोल में कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ और यूनिट्स दी गई, जैसे एक दर्जन में 12 होंगी, 12 जो है मान लीजिए परमाणु की अगर बात करें तो 12 परमाणु होंगे। एक ग्रुस जो होता है इसमें 144 परमाणु होंगे। यू जो होता है ये परमाणु द्रव्यमान की इकाई है। ये एक सिंपल समझने के लिए हो गया। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में कहा गया जैसे H2 हाइड्रोजन का ये प्रतीक है, सिंबल है। H2 परमाणु का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 1U है, ठीक है। तो अब एक U हाइड्रोजन में कितने परमाणु हैं, एक परमाणु है, एक हाइड्रोजन का परमाणु है। एक U हाइड्रोजन परमाणु में एक हाइड्रोजन का परमाणु है। 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु में, मतलब 1 ग्राम जो हाइड्रोजन है उसमें 1 मोल परमाणु होते हैं,
ठीक है, कह सकते हैं कि 1 मोल परमाणु में कितने जो है हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं, 1 ग्राम होते हैं। या फिर इसी को ही हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर 1 मूल परमाणु है तो मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। 1 ग्राम हाइड्रोजन में 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के परमाणु उपस्थित होंगे, या फिर 1 मोल हाइड्रोजन के परमाणु उपस्थित होंगे। ठीक, ये सिंपल किसके बारे में हो गया, हाइड्रोजन के बारे में हो गया। इसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए आप ऑक्सीजन लें, ठीक है, तो ऑक्सीजन का हमें पता है परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पे देखिए 16U अगर हम ऑक्सीजन लें, ठीक है, तो 16UO2 में कितने जो है ऑक्सीजन के परमाणु होंगे, जाहिर सी बात है 1O2 परमाणु होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, परमाणु द्रव्यमान सिंपल सा दिया गया है। लेकिन वही अगर हम कहें कि 16 ग्राम, अब क्या है, ग्राम में ये चीज़ बात की जा रही है, 16 ग्राम ऑक्सीजन जो है उसमें कितने परमाणु होंगे, 1 मोल परमाणु होगा। ठीक है, अगर यही जो परमाणु द्रव्यमान है, अगर हम उसको ग्राम के फॉर्म में जब लिखेंगे, ग्राम के फॉर्म में डिनोट करेंगे, तो उसको हम 1 मोल या तो कहेंगे, या फिर हम क्या कहेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन के परमाणु 16 ग्राम ऑक्सीजन में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे एक तरीका बताया गया कि अगर जो उनका परमाणु, कोई भी अगर मान लीजिए आपके पास परमाणु है, ठीक है, वो अगर उसका परमाणु द्रव्यमान सिंपल खाली परमाणु द्रव्यमान U के फॉर्म में, जो द्रव्यमान इकाई है उसके फॉर्म में अगर रखा जा रहा है, तो कहा जाएगा कि वो एक ही परमाणु की बात की जा रही है। लेकिन अगर उसी को ही जो परमाणु द्रव्यमान जिस भी जो है परमाणु का दिया गया है, उसकी अगर ग्राम में वही चीज़ उतनी ही यूनिट रख दी जाएगी, तो वो 1 मोल के बराबर या फिर 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कि उतने जो है वो जो परमाणु है उसके उसमें मतलब कि उतने परमाणु प्रेजेंट होंगे। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये लास्ट है यहाँ पे लास्ट में देखिए, सन 1896 में विल्हेम ओस्टवाल्ड ने इन्होंने ही मूल शब्द प्रस्तावित किया था। मूल शब्द जो दिया है वो विल्हेम ओस्टवाल्ड ने दिया है 1896 में, जो कि एक लैटिन शब्द मोल्स, ठीक है, उससे व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है ढेर, हीप, वही भूसे का जो ढेर होता है इसका मतलब होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये जो सिंबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलों की संख्या अगर कहीं लिखी जाएगी, ठीक है, तो उसको डिनोट किया जाएगा स्मॉल n से। दिए गए कणों की संख्या, अब चाहे जो भी कण दिए जाएं, किसी भी परमाणु की जो है संख्या दी जा रही है सिंपल, तो वो n, दिए गए कणों की संख्या कैपिटल N से डिनोट की जाएगी। दिया गया जो द्रव्यमान है, अब वो किसी भी पदार्थ का जो है दिया जा रहा है, उसको सिंपल स्मॉल n से लिखेंगे। अवोगाद्रो संख्या जो होती है उसको Na से लिखा जाता है, जो कि फिक्स होती है 6.022 इंटू 10⁻23। मोलर द्रव्यमान जो होता है वो m से दिया जाता है। तो लगभग क्वेश्चंस में सारी चीज़ें दी जाती हैं, फॉर्मूला सिंपल आपका बनता है, उसके बाद आप ये सारी चीज़ें जो जो दी गई हैं क्वेश्चंस में, उसको आप रख करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो था पूरी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। जितनी ज़रूरी और इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सारी आपको रखी गई हैं, तो इसको मतलब कई बार इसको पढ़िएगा और देखिएगा, जो ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है उसे नोट डाउन भी करिएगा। वीडियो का जो इतना लैप हुआ, ठीक है, वो मुझे डेंगू हो गया था, तो मेरा 1 मंथ उसी में ही जो है चला गया, पूरा कंज्यूम हो गया, तो इसी वजह से इतना लंबा गैप हुआ। पूरी कोशिश की जाएगी ये आप लोग का ये जो वीडियो पढ़ रही है वो कंटिन्यू पढ़ते रहे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।